हेलो। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। लेबर लॉ संबंधी आपकी सीरीज चल रही है, उसकी ये 7th वीडियो है। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक जरूर कर दिया करें वीडियोज को, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कर्मकार महिलाएं हैं यानी वर्किंग वुमेन्स जो हैं उनकी प्रसूति सुविधाएं क्या हैं, उसके संदर्भ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस औद्योगिक युग में महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर हर क्षेत्र में आई हैं। व्यवसायों के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं नियोजित हैं, ठीक है। महिलाओं की अपनी अनेक समस्याएं हैं। वे प्रसव काल में भी रहती हैं। इस दौरान वे अपने अपने नियोजन स्थल, जिस स्थल पर वो कार्य करती हैं, स्थल पर कार्य नहीं कर सकती। उन्हें लंबे समय तक अवकाश एवं विश्राम में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इस हेतु उसके लिए अनेक प्रसूति सुविधाएं जो हैं उसकी व्यवस्था की गई है। प्रसूति सुविधाएं जो हैं आपकी अधिनियम 1961 में पारित किया गया था, उसमें इस संदर्भ में वर्णित है। अब यह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में सम्मिलित कर दी गई है। यानी अधिनियम 1961 की जो प्रसूति सुविधाएं थी उनमें परिवर्तन करके वर्तमान समय के अनुरूप उसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उन्हें ला दिया गया है। महिलाओं की प्रसूति सुविधाओं का अधिकार धारा 60 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें महिलाएं प्रसव की पूर्ववर्ती, जो प्रसव का पहला समय होता है, वास्तविक और पश्चातवर्ती समय में अनुपस्थिति की स्थिति में औसत दैनिक मजदूरी संदाय के हकदार होती हैं। यानी जो महिलाओं का प्रसूति जो समय चलता है उससे पूर्ववर्ती समय वास्तविक और उसके पश्चात के समय में जब वो काम पर नहीं जा रही होती हैं, उस समय उन्हें औसत दैनिक मजदूरी के लिए उसकी हकदार वो होती हैं। इसमें स्पष्टीकरण ये है कि ये दैनिक औसत जो मजदूरी है जो महिला को प्राप्त होगी उसकी अनुपस्थिति से 30 माह की पूर्व दिनों को काम के अनुरूप होगा। यानी जब से वो अनुपस्थिति है उसके 3 माह जो है 3 महीने से पूर्व उसकी जो भी आय रही होगी आय के अनुरूप उसको औसत मजदूरी दी जाएगी, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट है इसमें, महिलाएं प्रसूति सुविधाओं की हकदार ना होंगी जब तक वह वास्तविक प्रसव की तारीख से न्यूनतम 80 दिन तक काम नहीं किया हो। यानी जब वास्तविक प्रसव की तारीख है उससे 80 दिन पहले उन्होंने अगर काम नहीं किया है तो वो इस प्रसूति सुविधाओं की हकदार नहीं होंगी, ठीक है। इसमें स्पष्टीकरण यह है कि इन 80 दिनों कि सभी वो दिन शामिल हैं जिन दिनों वास्तविक कार्य किया हो, कामबंदी वाले दिन और विधि के अधीन अवकाश वाले दिन, इसमें सब शामिल किए गए हैं वो 80 दिन, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि महिला प्रसूति फायदे में अधिकतम अवधि जो है वो 26 सप्ताह होगी। यानी प्रसूति फायदे के लिए उन्हें 26 सप्ताह का लाभ दिया जाएगा। पहले ये आपका आई थिंक 12 सप्ताह पहले इसको बढ़ा करके 26 कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, पहले ये 12 सप्ताह था, ये लिखा हुआ है कि आपके पहले ये 12 सप्ताह था और यह अवधि प्रसव से जो प्रसव से पूर्व होगा उसमें 8 सप्ताह की छुट्टी दी जा सकती है और इससे अधिक नहीं होगी। लेकिन 2 या 2 से अधिक बच्चे रखने वाली जो महिला होगी जिसके पहले से 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं उनके लिए ये अवधि 26 सप्ताह ना होकर के 12 सप्ताह है। प्रसव से पूर्व 6 और बाकी प्रसव के बाद। अगर किसी महिला की इस अवधि में मृत्यु हो जाती है तो प्रसूति फायदे उसको जो मृत्यु का दिन है का सम्मिलित करके संदाय होगा। यानी अगर प्रसव की समय में उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दिन को सम्मिलित करते हुए जब तक वो प्रसव की तारीख में रहती है तो उसको औसत मजदूरी जिसका प्रावधान है वो उसे मिलेगी। अगर महिला जन्म देने के बाद मर जाती है तो पूरी समाअवधि में प्रसूति फायदे उसको संदाय करने होंगे। अगर बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रसूति समाअवधि के जो पूरे प्रसूति फायदे हैं उसको देने होंगे, संदाय होंगे। अगर महिला 3 महीनों से कम आयु का दत्तक बच्चा ग्रहण करती है
तो उसे 12 सप्ताह के प्रसूति फायदे के हक मिलेंगे। अगर कोई भी महिला दत्तक ग्रहण करती है, ठीक है, तो तब उसे 12 महीने के फायदे मिलेंगे। अगला पॉइंट है इसमें, यदि महिला इस अवधि में घर से कार्य करने की इच्छुक है तो प्रसूति फायदे के साथ नियोजक और महिला की आपसी सहमति से कार्य कर सकेगी। अगर कोई महिला प्रसूति फायदे के साथ में घर से भी कार्य करना चाहती है तो उसे जो प्रसूति फायदे हैं वो तो मिलेंगे मिलेंगे, और उसे अलग से कार्य करने का भी जो न्यूनतम जो भी राशि निर्धारित की जाए आपसी सहयोग से, नियोजक और महिला के आपसी सहयोग से, वो उसको देय होगी। ठीक है। इसमें अब प्रसूति संबंधी अन्य प्रलाभ क्या है उनको देख लेते हैं। जो अन्य प्रलाभ हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला इसमें यह है कि कुछ दशाओं में प्रसूति सुविधाओं का बना रहना हो सकता है। ठीक है, यानी कुछ दशा ऐसी हैं जिसमें प्रसूति सुविधाएं जो है वो बनी रह सकती हैं। धारा 61 इसका प्रावधान करता है। अगला ये, किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति सुविधाओं का संदाय होगा। ये धारा 63 में दिया, इसका हम वर्णन कर चुके हैं। अगला है, चिकित्सीय बोनस का संदाय उसको देय होगा। जो भी चिकित्सीय बोनस सुविधाएं हैं बोनस के संदर्भ में उसको संदाय करना होगा। धारा 64 के अंतर्गत इसका वर्णन है। अगला है, गर्भपात आदि की दशा में छुट्टी उसे देनी होगी। धारा 35 के संदर्भ में। अगला है, पोषणार्थ विराम जो है, यानी एक ब्रेक कह सकते हो, फीडिंग के लिए, बच्चे की फीडिंग के लिए जो ब्रेक है वो उसको समय समय पर देना आवश्यक है। धारा 66 के अंतर्गत। शिशु कक्ष की सुविधा का प्रावधान होना चाहिए। धारा 67 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था आपका महिला जो प्रसूति सुविधाओं से संबंधित वीडियो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।